नमस्कार दोस्तों। तो ये जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज नंबर 7 है और इसमें अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित प्रश्न हैं। इससे पहले अर्थव्यवस्था के 2 टेस्ट सीरीज अपलोड किए जा चुके हैं, दृष्टि आईएएस के और ध्येय आईएएस के। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद ये जीएस वर्ल्ड का अपलोड हो जाएगा तो कुल मिला के 450 प्रश्न हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो खैर देखते हैं पहले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। तो पूंजी 2 तरह की होती है, एक कार्यशील पूंजी, दूसरा स्थायी पूंजी। अस्थायी पूंजी हम उसे कहते हैं जिसका उत्पादन के बाद भी कई वर्षों तक उपयोग होता है, जैसे कि कंप्यूटर और ट्रैक्टर। तो यही तो पूछ रहा था कि अस्थायी पूंजी के उदाहरण कौन से हैं। तो 1 और 2 में लिखा हुआ है कंप्यूटर और ट्रैक्टर, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। खैर, कार्यशील पूंजी किसे कहेंगे। कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जिसका सिर्फ जब उत्पादन हो उसी समय उसका प्रयोग होता है, तो उसे कार्यशील पूंजी कहेंगे। जैसे कि नगद मुद्रा, गन्ना और कच्चा माल, जो कि 3, 4, 5 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर मतलब इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है तो हम 3, 4, 5 वाले विकल्प को चुनते। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो सामान्यतः 3 तरह की अर्थव्यवस्था में गतिविधियां होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। हालांकि 12th क्लास के एनसीईआरटी के भूगोल की बात माने तो 5 प्रकार की होती है, लेकिन खैर इसी 3 में देखना होता है। हमें पता है कि तृतीयक क्षेत्र में सिर्फ वही गतिविधियां आएगी जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता के लिए होती है, यानी कि सेवा क्षेत्र जो होती है। तो जो शामिल नहीं है तृतीय क्षेत्र में उसको चुनना है। तो विकल्प नंबर ए दूरसंचार, ये तृतीय क्षेत्र में आता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरे में व्यापार लिखा हुआ, ये भी तृतीय क्षेत्र का गतिविधि है। और तीसरा में लिखा हुआ मत्स्य पालन, मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियाँ आती है, तो इसका आंसर ये तो होगा। 4 नंबर निजी शिक्षा, तो निजी शिक्षा भी सेवा क्षेत्र में आता है, यानी शिक्षा सेवा क्षेत्र में आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जबकि विनिर्माण ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो इसलिए 3 और 5 यही इसका आंसर होगा। और ये 3 और 5 विकल्प नंबर बी में है। मैं फिर से बोल देता हूँ, दूरसंचार, व्यापार और निजी शिक्षा ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, तो इसलिए पूछा था कौन नहीं आता है। तो विकल्प 3, ये ऑप्शन नंबर 3 और 5 जो है, जो 3 और 5 में दिखा मत्स्य पालन और विनिर्माण, ये दोनों नहीं आता है, तो इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है, जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या है। तो ये बिल्कुल सही है कि जन्म दर का क्या मतलब परिभाषा दिया गया है। जन्म दर का मतलब यही होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने शिशु जन्म लेते हैं, उन्हें हम जन्म दर कहते हैं। अब नेक्स्ट, तो ये पहला कथन सही होगा। दूसरा लिखा हुआ है कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। तो बिल्कुल सही है। शिशु, जिसे अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं, ये 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है, यानी कि शिशु कहा जाता है। तो इसलिए करके ये भी सही है, मतलब दूसरा वाला जो बात है। हालांकि पूर्ण परिभाषा ये नहीं है, लेकिन दूसरा कथन सही है। पूर्ण परिभाषा क्या होता है, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। तो मतलब 1000 शिशु जो हैं, उस शिशु में से कितने बच्चे मर जाते हैं, तो वो शिशु मृत्यु दर हुआ। तीसरा, मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या है। तो बिल्कुल सही है। 1000 में कितने लोग की मृत्यु हो जा रही है किसी निश्चित समय अवधि में, तो उसे ही हम कहेंगे मृत्यु दर। तो कुल मिलाकर के तीनों सही था, मृत्यु दर के बारे में, शिशु मृत्यु दर के बारे में और जन्म दर के बारे में। तो उपयुक्त सभी विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसकी शुरुआत 1997 में की गई थी। बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि अगर आपने अर्थव्यवस्था के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न 2012 से 2020 तक के जो मैंने अपलोड किए, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें कई बार सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित मिलान करने वाले क्वेश्चन आए थे कि कब ये शुरू हुआ था योजना। तो उसमें ये बात भी था कि 2000 से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत हुआ था, ना कि 1997 में। तो इसलिए पहला कथन तो डेट को लेकर के गलत हो गया। याद रखना है कि सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ है 2000 से 2001 के बीच में। दूसरा कथन लिखा हुआ है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो हाँ, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था, तो इस लिहाज से केवल 2 सही हो गया, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आर्थिक बोझ में कमी होती है। जी नहीं, ये गलत है। जब बेरोजगारी होगा तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो ज़रूरतें पूरा कहाँ से करेंगे, तो एक तरीके से आर्थिक बोझ बढ़ जाती है। तो इसलिए एक पहला नंबर कथन गलत है ये। दूसरा, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। बिल्कुल सही है। बेरोजगारी
जब लोगों के पास रहेगी, रोजगार नहीं मिलेगा उनको, उनका उपयोग नहीं होगा एक तरह से मानव के संसाधन का, तो वो एक तरह से जनशक्ति की बर्बादी होती है। तीसरा कथन है, समाज में जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। बेरोजगारी होने पर न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अर्थ की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होता है नकारात्मक तरीके से। चौथा, शिक्षा प्रणाली की ओर झुकाव में वृद्धि होती है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। जब लोग पढ़ने पर भी अगर रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होगी, तो फिर वो सोचेगा क्या ही फ़ायदा है इतना पढ़ने लिखने से। तो इसलिए झुकाव में वृद्धि नहीं, झुकाव से अलगाव होता है, नकारात्मक वृद्धि एक तरीके से होती है। तो पहला नंबर कथन और चौथा नंबर कथन गलत हो गया, सिर्फ 2 और 3 सही है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो पहले लिखा हुआ है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मैं सिर्फ मिला के पढ़ देता हूँ। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में है, याद रखना ये भी बात। मौसमी बेरोजगारी, वर्ष के कुछ महीने में रोजगार न मिलना ही मौसमी बेरोजगारी होती है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, शायद प्रीवियस इसमें आया था ये, कृषि क्षेत्र में जैसे मैंने कहा अभी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है, तो क्या मौसमी बेरोजगारी भी है कृषि क्षेत्र में, हाँ या ना? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है शिक्षित बेरोजगारी, तो रोजगार उन्मुख शिक्षा का अभाव। तो जब रोजगार उन्मुख शिक्षा का अभाव रहेगा तो एक तरीके से शिक्षा मिल गया लेकिन ऐसा शिक्षा नहीं मिला जिससे रोजगार मिले, तो शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। इस हिसाब से विकल्प सी जो है 2, 1, 3 यही इसका सही आंसर होगा। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है और मौसमी बेरोजगारी भी है। किसी टेस्ट सीरीज में मैंने शायद सॉल्व किया था, उसमें से ये याद आ रहा है मुझे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से हैं? नोटों का निर्गमन करना, यानी इशू ऑफ करेंसी। बस ये ध्यान रखना है कि जो 1 रुपये का नोट है उसको छोड़ करके नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है? तो भारत सरकार निर्गमित करती है और उस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है उसका उसमें सिग्नेचर होता है। तो पहला कथन तो सही है, ये इसके कार्य हैं नोटों का निर्गमन। दूसरा, सरकारी बैंकर, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बैंकर यही होता है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अकाउंट आरबीआई में खुले हुए होते हैं। तीसरा, बैंकों का बैंक, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, लेकिन बैंकों के पैसे की जरूरत होती है तो कहाँ जाता है? तो वो तो आरबीआई के पास जाता है, यानी कि बैंकों का बैंक है ये। तीसरा भी सही हो गया। 4th नंबर, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, एकदम सही है। विदेशी विनिमय जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उसका भी कंट्रोल आरबीआई करता है। 5वां, साख नियंत्रण, तो ये भी सही है, क्रेडिट कंट्रोल भी करने का काम आरबीआई का है। और 6ठा, आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, तो बहुत सारे आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन भी आरबीआई करता है। उदाहरण के तौर पे मौद्रिक नीति से संबंधित आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन। तो सारा सही था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट मैंने जो लिख के रखे हैं उसको बोल देता हूँ सिर्फ। जैसे इसमें साख नियंत्रण, तो एक क्वेश्चन ये बनता है, शायद प्रीवियस ईयर में कहीं पर था, कि साख नियंत्रण क्यों होता है, क्यों किया जाता है साख नियंत्रण? तो साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल करने का मेन जो उद्देश्य होता है आरबीआई का, वो अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। किस तरह की स्थिरता? विनिमय में स्थिरता लाना, मूल्य में स्थिरता लाना और आर्थिक स्थिरता लाना। तो ये तीनों प्रकार की स्थिरता लाने का मुख्य उद्देश्य होता है, इसीलिए साख नियंत्रण की जाती है। और विदेशी विनिमय का नियंत्रण तो करता ही है आरबीआई, विदेशी मुद्रा का परिरक्षक भी आरबीआई ही होता है, तो ये भी याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि विदेशी मुद्रा का परिरक्षक कौन होता है, तो आरबीआई होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा कौन नहीं है? मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 आयामों पर बनता है। इसमें एक होता है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, दूसरा होता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और तीसरा होता है स्कूल के औसत प्रत्याशित वर्ष। तो ये 3 चीज़ें हैं, जीवन स्तर, दीर्घकालीन स्वास्थ्य का स्तर और ज्ञान। तो यही 3 चीज़ें, जबकि स्वास्थ्य और पोषण ये नहीं होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि करेंट ईयर में एचडीआई में हमारा रैंक कितना है, यानी इंडिया का रैंक कितना है? 131 है, आपको तो याद होगा ही, करेंट अफेयर पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे एचडीआई जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन जारी करता है? यूएनडीपी। कब से? 1990 से। किसने डेवलप किया था इसको? एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, मोइनुल हक नाम था शायद उनका, और पता नहीं नाम मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा आप चेक कीजिएगा, अगर गलत होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरे भारत के अर्थशास्त्री थे अमृत सेन। इन दोनों ने मिल करके महबूब उल हक या पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम था उनका, दोनों मिल करके इस इंडेक्स को जारी किए थे, और यूएनओ ने इसको स्वीकार किया, यूएनडीपी ने, और फिर 1990 से जारी कर रहा है। ये 3 आयाम होते हैं इसके। ये भी पूछ देता है कितने आयाम पर एचडीआई इंडेक्स तैयार होता है, तो 3 आयामों पर।
नेक्स्ट है कि योजनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो इसके लिए हमें डेट पता होना चाहिए, तभी हम लगा पाएंगे बढ़ते हुए क्रम में, और ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। तो ये 2004 में आई थी। 2004 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो 2004 में ये आया था, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये भी 2000 में आया है, जिस समय 9th 5 ईयर प्लान चल रहा था। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो ये 1993 में आया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1993 में कौन सी योजना चल रही थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इस लिहाज से तो 2 नंबर पहले हो जाएगा, 1 नंबर उसके बाद, नहीं, सबसे पहले 3 नंबर हो जाएगा, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। मैं एक डेट एक बार और फिर से बोल देता हूँ। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 2004 का है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 का है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 का है। नेक्स्ट सुमेलित करना है सूची 1 को 2 से। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है बीपीएल कार्ड, अंत्योदय और एपीएल कार्ड। तो राशन कार्ड जो होते हैं ना, वो 3 तरह का होता है, एक बीपीएल कार्ड, एक अंत्योदय, एक एपीएल कार्ड बनता है। तो अगर आपका बना हुआ होगा तो आप पता कीजिए कि कौन सा कार्ड बना हुआ है। खैर, बीपीएल कार्ड किसका बनता है? जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग होते हैं उनको बीपीएल कार्ड बनता है। और एपीएल कार्ड जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं उनको एपीएल कार्ड बनता है। अंत्योदय जो बहुत ही गरीब अर्थात निर्धनों में भी निर्धन होते हैं तो उनके लिए अंत्योदय कार्ड बनता है। तो इस लिहाज से अगर मिलान करेंगे तो विकल्प बी सही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 का 3, बी का 2 और सी का 1। अब थोड़ा सा एक मन में प्रश्न ये आ रहा है जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि जब तक गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं होगा तो बीपीएल एपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड कैसे बना के देंगे? तो आप बताएंगे क्या? आप बताइएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सी रंगराजन समिति ने वो बताया था कि मासिक आय कितना है परिवार का, उसी हिसाब से कोई बीपीएल एपीएल अंत्योदय कार्ड में रहेगा। ठीक है, आपको बताना है कि कितने रुपए मासिक आय वाला बीपीएल कार्ड के नीचे या ऊपर रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, जो सिर्फ सही है सिर्फ उसका चुनाव करना है। तो सही तो सिर्फ है 2 नंबर, फिलिप्स वक्र वाला बात। तो मैं पहले इसको ही पढ़ देता हूँ, यानी इसका आंसर 1 नंबर ऑप्शन होने वाला है, केवल 2। तो फिलिप्स वक्र जो है, फिलिप्स वक्र क्या करता है? बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति की दर में संबंध बतलाता है। मतलब कितना बेरोजगारी की दर है, या बेरोजगारी की दर बढ़ रहा है या घट रहा है मुद्रास्फीति की दर के बढ़ने या घटने से। संबंध तो ऐसे ही बताया जाएगा कि एक का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मुद्रास्फीति अगर बढ़ती है तो उसका बेरोजगारी पर घटता है या बढ़ता है, या फिर क्या हो रहा है, ये बतलाता है, फिलिप्स वक्र बतलाता है। मतलब कुल मिला के ये ध्यान रखना है, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का रिलेशन बताता है। अच्छा, ये तो इसका आंसर हो गया। अब जो अन्य विकल्प हैं उस पर भी देख लेते हैं। जैसे लैफर वक्र, लैफर वक्र क्या करता है? कर की दरों एवं सरकारों द्वारा एकत्रित कर राजस्व के बीच संबंध बतलाता है। मतलब ये पता चलता है लैफर वक्र से कि अगर सरकार कर की दर में वृद्धि करती है या कमी करती है तो राजस्व जो कलेक्ट हो रहा है सरकार के पास, जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, वो घट रहा है या बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें लैफर वक्र के थ्रू पता चलता है। लॉरेंज वक्र क्या है? लॉरेंज वक्र से आय का वितरण कैसे हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है। तो याद रखना है, फिर से मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। लैफर वक्र, कर की दरों में वृद्धि या कमी से सरकार के पास एकत्रित राजस्व के बीच का रिलेशन। लॉरेंज वक्र आय वितरण के किस प्रकार से हो रहा है, और फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच का रिलेशन बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको आप मैनेज कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। किसी देश की समृद्धि उच्च होने की संभावनाएं है यदि, तो मतलब ये बताना है कि किस किस अवस्था में समृद्धि किसी देश की उच्च होगी। सबसे पहले लिखा हुआ है वहाँ के निवासी रोग रहित हों, तो बिल्कुल सही है। अगर कहीं किसी भी देश के निवासी जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोग रहित होंगे, यानी कि आरोग्य होंगे, निरोग होंगे, मतलब स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं होगी, तो समझ लीजिए कि जो स्वास्थ्य पे होने वाले खर्च हैं उस देश की वो कम होगा। और जब वो खर्च कम होगा तो बजट का जो पैसा बचेगा वो अन्य विकास कार्यों में खर्च होगा, तो इससे समृद्धि उनकी बढ़ेगी। तो पहला कथन सही है। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण श्रम उपलब्ध हो, तो बिल्कुल सही है। अगर श्रम गुणवत्तापूर्ण होगा, स्किलफुल लेबर होंगे, तो किसी न किसी तरीके से उत्पादन गतिविधियों को मतलब गति मिलती है, तो इसलिए दूसरा कथन भी सही है। तीसरा लिखा हुआ है कि अनिवार्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की देश में उपलब्धता हो, तो ये अनिवार्य शब्द पर ध्यान दीजिए। अनिवार्य रूप से ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन होना ही चाहिए देश में। क्यों? क्योंकि आपको तैयारी में समझ में आया होगा कि जापान जो है, जापान में प्राकृतिक संसाधन नहीं मौजूद हैं, फिर भी देखिए कितना समृद्ध देश है। सिर्फ समृद्धि ही नहीं, उच्च स्तर की समृद्धि वहाँ है। तो तीसरा कथन अनिवार्य नहीं है, इसलिए 1 और 2 सही हो गया, इसलिए विकल्प नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, शिक्षा परियोजना परिव्यय की औपचारिक रूप में शुरुआत सर्वप्रथम तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। ये कथन गलत है अपने आप में। क्यों गलत है, शायद मैंने इसका रिसर्च नहीं किया है, भूल गया हूँ। लेकिन शिक्षा परियोजना में परिव्यय औपचारिक रूप से सर्वप्रथम तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं खर्च हुई है, उससे पहले भी खर्च हुई है, उसके बाद भी। दूसरा कथन लिखा हुआ है, शिक्षा पर व्यय में वृद्धि का ही प्रभाव साक्षरता दर में वृद्धि के रूप में देखा गया है। तो बिल्कुल सही है ये बात कि शिक्षा पर जो व्यय में जैसे जैसे वृद्धि हुआ, साक्षरता दर भी हमारी बढ़ी है। तो विकल्प 2 इसका जो है सही है, केवल 2। 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले लिखा हुआ है, महिलाओं द्वारा परिवार के लिए दी गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि हमारे घरों में जो महिलाएं हैं वो जो भी काम करती है, खाना बनाने काम या फिर घर का देखभाल करना, तो उसके लिए उनको थोड़ी कोई मूल्य थोड़ी आका जाता है, कोई मूल्य नहीं आका जाता है। जब मूल्य ही नहीं आका जा रहा है तो फिर कहाँ से जीडीपी में कलेक्ट होगा। अब देखिए दूसरा, जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा में निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल सही है, जनसंख्या किसी भी देश की कैसी गुणवत्ता वाली है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि साक्षरता दर कैसा है, जीवन प्रत्याशा कैसी है और स्किल कैसा है लोगों में। तो इस लिहाज से सिर्फ 2 सही है, 1 गलत हो गया, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो यूएनडीपी अभी हमने देख लिया था कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, उसमें एक मानव विकास सूचकांक भी होता है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। उसमें हमारा स्थान यानी इंडिया का स्थान 131वां है करंट ईयर में, और 1990 से ये लगातार जारी कर रहा है। यूएनडीपी के द्वारा जो ये मानव विकास इंडेक्स है, इसको किसने बनाया था? तो इसको महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और भारत के अर्थशास्त्री अमृत सेन ने दोनों मिलकर के ये बनाया था, ये इंडेक्स बनाया था। और हमारा स्थान कितना ये जरूर ध्यान रखना है, 131 स्थान है। नेक्स्ट, सामाजिक अपवर्जन से तात्पर्य है। तो सामाजिक अपवर्जन से तात्पर्य जो है विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर है। मैं पढ़ता हूँ, ऐसे व्यक्ति या समूह से है, मतलब सामाजिक अपवर्तन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या समूह से है जो उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग उनसे अधिक अच्छे व्यक्ति या समूह करते हैं, उसी को बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन। जैसे कि अभी के समय में भी भारतीय समाज के बहुत सारे लोगों को इंटरनेट की सुविधा नहीं अभी भी है, तो वो सामाजिक अपवर्जन है इंटरनेट की सुविधा के लिहाज से। तो ऐसे हम कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शिक्षा नहीं है, तो वो शिक्षा के मामले में सामाजिक अपवर्जन के शिकार हैं। नेक्स्ट, भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए आवश्यक है। तो निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या आवश्यक है? उच्च आर्थिक वृद्धि पर जोर देना, जब आर्थिक वृद्धि होगी तो निर्धनता समाप्त होगी। सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना, जैसे ही शिक्षा हम देंगे तो उसमें स्किल आएगी और स्किल आएगी तो फिर उसको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तीसरा लिखा हुआ जनसंख्या विकास में बढ़ोतरी। जी नहीं, भारत के विकसित न होने का कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। हालांकि अब तो कंट्रोल हो रहा है, तो इसलिए तीसरा कथन गलत हो गया। 4 नंबर, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। तो ये भी सही है कि महिला या समाज के अंतिम जो अंत्योदय वाले व्यक्ति हैं उनका भी सशक्तिकरण करेंगे तो आर्थिक समृद्धि होगी। तो 1, 2, 4 इसका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है 1 को 2 से। तो प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि ये मत्स्यन है, द्वितीय क्षेत्र गतिविधि ईंट का निर्माण है और तृतीय क्षेत्र गतिविधि ये परिवहन है। तो इसलिए करके इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2, यानी सी का 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो देखिए इसमें गलत टिक लगा हुआ है, मैं सही से फिर से यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो टिक लगा हुआ है ये डी, ये नहीं होगा, ये सी नंबर इसका विकल्प सही होगा। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये WEF द्वारा जारी नहीं होता है बल्कि अंकटाड द्वारा जारी होता है। UNCTAD अंकटाड यूएनओ की एक एजेंसी है और इसी के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, अन्य बात भी ध्यान रखने योग्य है, जैसे कि जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है, कौन कौन से? जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो जारी होता है विश्व आर्थिक मंच जारी करती है। यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा ये भी ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये जारी करता है WEF ही जारी करता है यानी विश्व आर्थिक मंच। और
वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी, ये भी जारी किसके द्वारा किया जाता है? वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, इसी को WEF कहते हैं। तो दोनों बातें ध्यान रखने योग था। वैसे इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, क्योंकि विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटार जारी करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ISI एक मार्क या हॉलमार्क वस्तुओं में सुनिश्चित करता है। तो ISI एक मार्क और हॉलमार्क वस्तुओं में अच्छी गुणवत्ता की सुनिश्चितता हमें इसी से मिलती है। तो विकल्प B सही है, इसका आंसर हो जाएगा अच्छी गुणवत्ता। ISI हो, एक मार्क हो या हॉलमार्क हो, तीनों अच्छी गुणवत्ता के बारे में बतलाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। तो विकल्प C इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षमता से कम काम कर रहे हैं यानी कि अल्प बेरोजगारी है। 22 कथन है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ है। तो ये बात सही है कि औपनिवेशिक शासन में ही ये सब चीज़ों का विकास हुआ है। कारण इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना था। बिल्कुल गलत बात है ये। उनका तो ध्येय था ब्रिटिशर्स का कि उनके सैनिकों का आवागमन जल्दी से हो और सैनिकों से संबंधित या विद्रोह संबंधी घटनाओं का सूचना इधर आदान प्रदान जल्दी हो। तो ये उद्देश्य था, जब ना कि जन सामान्य की सेवा करना। तो A नंबर सही है, R गलत है, विकल्प C इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 अर्थशास्त्री अमृत सेन द्वारा विकसित सेन सूचकांक संबंधित है। तो निर्धनता के आकलन से संबंधित है सेन सूचकांक। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है कि निर्धनता से संबंधित आज़ादी के पहले किसने आकलन किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज़ादी से पहले निर्धनता यानी जो निर्धनता रेखा है, ये गरीबी रेखा जो है, वो किसने आकलित किया था, आपको बताने हैं। वैसे यहाँ पर याद रखना है सेन सूचकांक निर्धनता से आकलन संबंधित है, अमृत सेन ने डेवलप किया था इसको। 24 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य कथन है उसको छोड़ देते हैं, पहले सत्य वाला देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। तो बिल्कुल सही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसा मांग वैसा उत्पादन। C नंबर समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण का निर्णय सरकार करती है। हाँ, क्योंकि वो समाजवादी है, सरकार देखेगी कि वस्तु का कौन सा वस्तु वितरण करना है और कहाँ वितरण करना है, ये सब सारा सरकार निर्धारित करती है। D नंबर में लिखा हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वितरण लोगों की क्रय क्षमता के आधार पर नहीं होता है। सही बात है, आवश्यकता के आधार पर होता है, क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। जबकि ये B नंबर जो गलत था, इसको भी देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का व्यक्ति के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। जी नहीं, ये गुण जो है आवश्यकता के अनुसार वितरण, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का है, पूंजीवादी का नहीं। पूंजीवाद में वही होगा कि जितना उत्पादन मतलब खर्च जो करेगा वही वितरण होगा। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, महालनोबिस जिन्हें भारतीय योजनाओं का निर्माता माना जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है, चौथी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल गलत है। महालनोबिस मॉडल पर जो मुझे याद आ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 60 वाला जो था वो आधारित था। पहला था कौन सा था, हेराल्ड डोमर मॉडल कुछ ऐसा ही था, और दूसरा महालनोबिस मॉडल था। तो चौथी तो नहीं है ये। दूसरा, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। बिल्कुल सही कथन है ये। तो केवल 2 यानी B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये दूसरा आ चुका है थोड़ा। दरअसल क्या था ना कि ये पेज था ही नहीं PDF में, कहीं दूसरी जगह से मैंने लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। 26 करवेज समिति संबंधित है। तो करवेज समिति जो है वो लघु उद्योग से संबंधित है, यानी स्मॉल इंटरप्राइज से संबंधित है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट पता है मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या? 1995 में करवेज समिति आई थी, और करवेज समिति का पता है विचार, एक बहुत महत्वपूर्ण विचार था। वो ये था कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए। मतलब करवेज समिति ने ही सरकार को ये कहा कि अगर आप ग्राम को विकास करना चाहते हैं गाँव का, तो लघु उद्योगों को प्रोत्साहित कीजिए, और वैसे ही नीति बनाइए। तो जब हम कहीं भी लिखेंगे लघु उद्योग के बारे में, तो ये करवेज समिति का वर्णन हम कर सकते हैं इन विचारों के साथ, कि करवेज समिति ने भी कहा है कि ग्राम का विकास लघु उद्योग के विकास से ही संभव है, ऐसा अपने बात को प्रमाणिकता के लिए। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने के उत्तरदायी कारण थे। तो जो विकल्प के हिसाब से कारण थे वो यहाँ देख लेते हैं पहले। जैसे विदेशी विनिमय भंडार में कमी हो गया था 1991 के आसपास, निर्यात में हमारी कमी हो गई थी, और आयात बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ लिखा हुआ है आयात में कमी। जी नहीं, आयात बहुत ज़्यादा हो गया था। तो तीसरा नंबर तो सही नहीं है। 4th नंबर लिखा है उच्च मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई दर, सामान्य भाषा में मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई दर समझना है। तो उच्च मुद्रास्फीति भी था, निर्यात में कमी भी थी, और विदेशी विनिमय भंडार में भी कमी थी। तो 1, 2 और 4 इसका जो आंसर है विकल्प नंबर C सही हो जाएगा।
लेकिन थोड़ा सा पॉइंट मैंने कलेक्ट करके रखा है, उसको देख लीजिए कि कौन कौन से और कारण थे 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने के। तो सबसे पहला ये था कि सरकारी व्यय बढ़ गया था, जितना राजस्व था उससे ज़्यादा व्यय बढ़ गया था। दूसरा पॉइंट, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आयात की तीव्र वृद्धि हो रहा था, जिसका निर्यात से कोई लेना देना ही नहीं था, संबंध ही नहीं था। मतलब कि आयात हो रहा है 100 रुपये का तो निर्यात हो रहा है 5 रुपये का, 7 रुपये का, ऐसा इतना खराब स्थिति था। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा लगातार कमता जा रहा था, इतना कम गया था कि देश में के पास इतनी भी क्षमता नहीं थी कि 2 सप्ताह के आयात को भी पूरा किया जा सके। तो ये खराब स्थिति है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि भारत को वर्ल्ड बैंक और IMF से नीतिगत बदलाव की शर्तों पर ऋण रूपी सहायता मिली। मतलब ये हुआ कि भारत बोला IMF और वर्ल्ड बैंक को कि मुझे ऋण चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है मिलेगा, लेकिन नीतिगत बदलाव करने पड़ेंगे आपको, मतलब उदारीकरण लाना पड़ेगा। तो फिर मानना पड़ा भारत को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के अंतर्गत आने वाली अदृश्य मदों में शामिल है। तो 2 तरह की मदें होती हैं, एक दृश्य मद, एक अदृश्य मद। तो अदृश्य मद कहाँ होता है? चालू खाते में आती हैं। चालू खाते मदों को अदृश्य मद कहते हैं। तो इसमें से सही जो आंसर है ये पर्यटन है, बीमा और बैंकिंग है, सरकारी अनुदान और ब्याज है, विदेशों से प्राप्त उपहार है। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों जो है ये अदृश्य मदें हैं जो कि चालू खाते की मद हैं। तो विकल्प सी, ये विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। इसके अलावा भी और होते हैं अदृश्य मद, जैसे कि जहाज रानी, वायु परिवहन, धन की निजी खाते में अंतरण, ये लाभ और लाभांश, ये सब सारे भी अदृश्य होते हैं। किसे कहते हैं अदृश्य वस्तुएं? आप मन में सोचिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट्स यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अभी बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं, अब मतलब मेरा पूछने का मतलब ये होता है कि आप दिमाग में सोच लीजिए इसको। विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है आपको बताने हैं। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें और कुछ है क्या? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 2021 का जो विश्व विकास रिपोर्ट है उसका थीम पूछ लेता है कभी कभी। तो 2021 का जो विश्व विकास रिपोर्ट है उसका थीम है डेटा, यानी जीवन के लिए डेटा सेंटर, मतलब जीवन को डेटा सेंटर बनाने के लिए डेटा का क्या उपयोग है, यही इसका थीम है। नेक्स्ट, बेरोजगारी दर को परिभाषित किया जाता है तो काम करने के इच्छुक लेकिन काम न मिलने वाले लोगों को, काम करने के इच्छुक एवं काम में संलग्न लोगों से भाग देकर भागफल को ही बेरोजगारी दर कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, विकल्प सी इसका सही आंसर है। ध्यान से देखिए, जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन काम उनको मिल ही नहीं रहा है, वैसे लोगों को ऊपर रखेंगे और उसके नीचे रखेंगे जिससे डिवाइड देना है, काम करने के इच्छुक एवं काम में संलग्न लोग। जैसे कि मान लिया जाए 100 लोग हैं और उसमें से मतलब काम करने के इच्छुक हैं 100 लोग, उसमें से काम मिला है मात्र 20 लोगों को, और काम करने के इच्छुक हैं 10 लोग और उसमें काम 10 को मिल गया है। तो ऊपर में 20 लिखेंगे, नीचे में 10 लिखेंगे, तो 2 हो गया बेरोजगारी दर, ऐसा हो गया। कुल मिलाकर बेरोजगारी दर की परिभाषा था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसको आप मैनेज कीजिएगा, मैं देख के पढ़ देता हूँ, प्रिंट ही सही नहीं है। पहला कथन लिखा हुआ है कि सकल घरेलू उत्पाद में किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन की माप की जाती है एवं इसका संपूर्ण उत्पादन देश की जनता को प्राप्त होता है। तो पहला जो कथन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये पूछ क्या रहा था, GDP और GNP के संदर्भ में कथनों को देखा जा रहा था, तो ये गलत है कथन। क्यों? क्योंकि दूसरा नंबर कथन देखिए पता चल जाएगा। दूसरा नंबर कथन लिखा हुआ है, किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी एक वर्ष में उसके नागरिकों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन मूल्य के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो ये सही है, ये कथन सही है दूसरा नंबर कथन, क्योंकि GNP का मतलब ही वही होता है कि एक देश के अंतर्गत जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हैं वो एक वर्ष में उनके नागरिकों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन मूल्य के बराबर होते हैं। जबकि दूसरा वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ था ना GDP में, इसमें विदेशी वाला तो शामिल ही नहीं किया, क्योंकि विदेशी नागरिकों एवं जो होते हैं कंपनी होती है विदेशी कंपनी और विदेशी नागरिक जो होते हैं उनका उत्पादन भी शामिल होता है, सिर्फ इतना ही नहीं शामिल होता है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। मैं फिर से
पढ़ देता हूँ, सही पढ़ देता हूँ, सही करके। सकल घरेलू उत्पादन में किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन की माप की जाती है और इसका संपूर्ण उत्पादन देश की जनता को प्राप्त होता है। नहीं, इसमें विदेशी नागरिकों और विदेशी कंपनियों का उत्पादन भी शामिल होता है, इसलिए गलत हो गया पहला वाला। दूसरा सिर्फ सही है, विकल्प 20 का सही आंसर है। 32, निवल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट समतुल्य है, किसके बराबर होता है ये? सकल उत्पादन में से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो नेट हो जाएगा। सीधा सीधा ये ध्यान रखिएगा, जी में से एन माइनस करते हैं ना, यानी ग्रॉस में से नेट माइनस कर मतलब डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, तो नेट बन जाता है। जहाँ पर भी रहेगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, एनएनपी समतुल्य है, यानी कि नेशनल नेट नेशनल उत्पाद, इसको हमें बनाना है सकल घरेलू उत्पाद, तो नेट तभी बनेगा जब उसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, यानी कि मूल्यह्रास को माइनस करेंगे। तो यानी कि एन बनाने के लिए डी माइनस करने पड़ेगा, डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। पता नहीं आप समझ पाएँ कि नहीं, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ। बी नंबर इसका सही आंसर है। 33, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय आय है सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करता है कारक लागत पर, यानी फैक्टर कॉस्ट पर, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपीएफसी जो होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। दरअसल मैंने जो बोला एनएनपीएफसी जो होता है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कितने तरह के होते हैं? 4, वही भूमि, श्रम, कौशल और उद्यमिता, ये सब सारी चीज़ें, पूंजी और उद्यमिता, तो ये 4 चीज़ें फैक्टर कॉस्ट होते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी जो रहेगा वही राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ भी है कि एनएनपीएफसी क्या होता है, तो एनएनपीएमपी माइनस नेट इनकम टैक्स, ऐसे भी होता है। इतना छोड़ दिए लेंदी, मतलब सिर्फ आप याद रखिए कि निवल राष्ट्रीय आय अगर कारक लागत पर है तो राष्ट्रीय आय के बराबर है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। 34 क्या है 34 में? हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक लाभप्रद आरक्षित जमा अनुपात को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाता है? तो आरक्षित नगद अनुपात भी अपनाता है, सांविधिक तरलता अनुपात भी अपनाता है, इसी को एसएलआर बोलते हैं, और अच्छित वाले को सीआरआर बोलते हैं, और बैंक दर भी अपनाता है। तीनों को अपनाता है, इसलिए विकल्प डी सही आंसर हो गया। 1, 2, 3 थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। बैंक दर, अच्छा क्या है ये तो रिवीजन वाला पॉइंट है। बैंक दर क्या है? दरअसल बैंक दर की परिभाषा आरबीआई एक्ट 1934 में दी गई है। प्रीवियस ईयर वाले में मैंने इसको डील किया है कि पूछ लेता है कभी कभी कि बैंक दर क्या है, तो इसकी परिभाषा आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 44 में दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि आरक्षित अनुपात बनाए रखने के लिए वाणिज्यिक बैंक यानी कि सीआरआर को बनाए रखने के लिए वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से जिस दर पर दीर्घकालीन लोन लेता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अंडरलाइन वाले शब्द हैं, दीर्घकालीन लोन, लॉन्ग टर्म लोन लेता है जिस दर पर, उसी को बैंक दर कहते हैं। ठीक है, और लोन लेगा कैसे? लोन ऐसे ही नहीं मिल जाएगा उसको, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मिलेगा वाणिज्यिक बैंकों को लोन आरबीआई से, या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट पेपर है, तो इन सब चीज़ के बदले मिलेगा या उसका डिस्काउंट होगा। नेक्स्ट 35 नंबर, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट क्वेश्चन है इसमें। मुद्रा नीति के उपकरण के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो किस संदर्भ में कार्य पूछ रहा है? मुद्रा नीति यानी मौद्रिक नीति के उपकरण के संदर्भ में। तो कैसे कैसे मौद्रिक नीति का उपकरण अपनाया जाता है? तो देखिए, बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है कौन? आरबीआई। भारत सरकार और राज्य सरकार का बैंकर होता है कौन? आरबीआई। उसका तो लिखा है साख सृजन पर नियंत्रण होता है किसका? आरबीआई का। और खुली बाजार का कार्रवाई भी यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी आरबीआई करता है। तो ये चारों जो काम हैं, ये चारों काम ये इसके हिसाब से सही है, मतलब ये चारों काम हैं एक तरह से मुद्रा नीति के उपकरण के रूप में ही करता है कौन? आरबीआई करता है। विकल्प डी। पता है ये क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा? जैसे ही है ना कि मुद्रा नीति के उपकरण, तो हमें ध्यान रखना है कि 2 तरह की नीतियाँ होती है इस संदर्भ में, एक मौद्रिक नीति और दूसरा होता है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति जो बनाने का काम है वो भारत सरकार करती है या फिर सरकारें करती है यानी राज्य सरकार, लेकिन मौद्रिक नीति या मुद्रा नीति जो बनाती है वो आरबीआई बनाती है। तो ये सब सारे मुद्रा नीति बनाने के ही तरीके हैं, खुली बाजार की कार्रवाई, साख सृजन करना, भारत सरकार और राज्य सरकारों का बैंकर का काम करना या फिर बैंकों का अंतिम ऋणदाता होना, ये सब सारा मौद्रिक नीति यानी आरबीआई के काम है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 36। अच्छा, मैं एक चीज़ और कह देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे ना कि गलत है, चाहे कुछ ये है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखिए, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग आर्थिक समीक्षा जारी करता है? तो आर्थिक समीक्षा जारी करता है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक कार्य विभाग, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट। यही जो है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा तैयार करता है। ठीक है,
अच्छा, कुछ तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। कुछ जो हमने जो प्रीवियस ईयर्स में चर्चा किया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको भी हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी फिलहाल वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हैं, पहले 5 था लेकिन अभी 6 विभाग हो गया है। एक नया विभाग जो है ना, पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग, वो शामिल कर लिया गया है। शायद ये कौन सा मंत्रालय था, उद्योग या भारी उद्योग मंत्रालय से किया गया है शामिल, खैर कोई नहीं। लेकिन अब याद रखना है कि वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हैं कुल मिलाकर के। उसी 6 में से एक है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, आर्थिक कार्य विभाग, जो आर्थिक समीक्षा तैयार करता है। ठीक है, 4 विभाग का तो नाम यहाँ लिखा हुआ है। अब 5वां विभाग है दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऐसे करके कुछ है। और नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, ये है शायद दीपम। और फिर है पब्लिक एंटरप्राइजेज विभाग। तो 6 विभाग है कुल मिलाकर के। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है? तो समस्त मौद्रिक संसाधन किसको कहा जाता है, ये बात पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इतना खचपच हो गया कि आंसर ही गुम हो गया। एक मिनट की तुरंत देख लेता हूँ, शायद सी नंबर इसका होगा आंसर। सिर्फ पुष्टि कर लेना चाहता हूँ 37 का। हाँ, सी नंबर ही है। एक मिनट, 37। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है? तो समस्त मौद्रिक संसाधन M3 मुद्रा को कहा जाता है। तो पहला फैक्ट तो याद रखना है कि M3 मुद्रा को समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। इसमें ऐसे टिक लगा हुआ पता नहीं चल रहा है, तो देखिए विकल्प सी जो है M3, यही समस्त मौद्रिक संसाधन होता है। समस्त मौद्रिक संसाधन होता है M3। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो मुद्रा पूर्ति का सर्वाधिक साधारण रूप या समस्त मौद्रिक संसाधन, ये M3 होता है। अच्छा, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें से। जैसे एक होता है, पूछा जाता है कि संकुचित मुद्रा कौन होते हैं? तो ध्यान रखना है M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहते हैं। फिर पूछता है व्यापक मुद्रा कौन होता है? तो M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। ध्यान रखना है। तो 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट ये है कि अगर पूछे कि समस्त मौद्रिक संसाधन या फिर सर्वाधिक साधारण रूप मुद्रा पूर्ति का कौन है, तो M3 है। तो ये 3 फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट क्या है इससे संबंधित? सबसे तरल अगर पूछे कौन है, सबसे तरल यानी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, तो M1 है। और सबसे कम तरल कौन है, तो M4 है। तो ये 5वां पॉइंट हो गया मेरे ख्याल से। अब बाकी तो कौन कौन किस में आता है, तो जैसे ये भी देख लेते हैं कि M1 जो है तो लोगों की रखी हुई करेंसी या फिर व्यावसायिक बैंकों का जमा, ये सब सारे M1 में आता है। M2 में कौन आता है? M1 वाले जितने हैं, M1 मतलब लोगों की रखी करेंसी और व्यावसायिक बैंकों का जमा और प्लस डाकघर बचत खाता है। तो M1 और डाकघर में बचत खाता जमाएँ जो है वो M2 में आ जाता है। तीसरा कौन है, यानी M3 कौन है इसमें? ये तो M3 के बारे में मतलब फिर से बता देता हूँ। M1 वाले और व्यावसायिक बैंक की निवल आवधिक जमा जो होती है, यानी कि नेट पीरियडिक जो डिपॉजिट होता है, FD जो होता है, वो उसे बोलते हैं M1 और FD को बोलते हैं M3। यानी कि M1 में अगर डाकघर की बचत जमाएँ जुड़ जाए तो M2 हो जाएगा। लेकिन M3 में क्या हो जाता है? मुद्रा, यानी M1 के अलावा जो व्यावसायिक बैंकों की जमा है तो वो हो जाता है M3 हो जाता है। और M4 में क्या होता है? M3 प्लस डाकघर में कुल बचत जमा, जब उसमें NSE नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट है, एकदम काउंटिंग करके देख लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। M1 का मतलब होता है सबसे सरल, सबसे तरल वाला, ये जो है सबसे तरल वाला मुद्रा पूछे कौन है, तो M1 है। सबसे कम तरल कौन है, तो M4 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, संकुचित मुद्रा किसे कहेंगे, तो M1 M2 को। व्यापक मुद्रा किसे कहेंगे, M3 और M4 को। तीसरा पॉइंट, समस्त मौद्रिक संसाधन या फिर सबसे ज़्यादा साधारण रूप मुद्रा पूर्ति का कौन है, तो ये है M3। 3 पॉइंट हो गया। चौथे में ये देख लेना है किसमें कौन आता है। तो देखिए M1 वाला पहले मेन M1 वाला है। M1 में लोगों की रखी करेंसी और व्यावसायिक बैंकों का जमा M1 में आता है। ठीक है, ये फिर RBI की अन्य जमाएँ भी आती है इसमें, लेकिन फिलहाल याद रखने के लिए इतना सिर्फ देखते हैं
कि M1 में लोगों की रखी करेंसी और व्यावसायिक बैंकों का जमा और RBI की अन्य जमाएँ आती है। ठीक है, M1 समझ में आ गया। अब M1 में अगर डाकघर की बचत जमाएँ जोड़ देंगे तो M2 हो जाएगा। अगर M1 में डाकघर की बचत जमाएँ जोड़ देंगे तो M2 हो जाएगा, लेकिन डाकघर की बचत जमा जोड़ने के बजाय हम व्यावसायिक बैंकों में जो FD वाला पैसा है, फिक्स डिपॉजिट वाला, उसको अगर जोड़ देते हैं तो M3 बन जाता है। ठीक है, और M4 कौन होगा? तो M3 में अगर डाकघर बचत जमा यानी कि M1 में डाकघर वाला और FD बैंक वाला दोनों जोड़ देंगे तो M4 हो जाएगा। मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, अब पता नहीं कितना आप समझ पाएँ, उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। एक बार लिख लीजिएगा सब, तो सब याद हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते में वस्तुओं के आयात निर्यात, सेवाओं और अंतरण अदायगियों के विवरण दर्ज किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से चालू खाते के भाग हैं? तो आपको पता ही है कि दो तरह का होता है, एक चालू खाता होता है और एक फिक्स्ड अकाउंट होता है। यानी देखिए, करेंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। तो इसमें से निवेश आय यानी निवेश जो किया गया उस पर आय, विदेशों से प्राप्त अनुदान जो डोनेशन मिलता है, और प्रेषित धन मतलब जो रेमिटेंस आते हैं, जो हमारे भारतीय लोग दूसरे देशों में है और वहाँ से वो कमा के भेज रहे हैं अपने परिवारों को। तो ये तीनों चीज़ें चालू खाते में आता है, चालू खाते के भाग होते हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 39, भारत सरकार घाटे में कटौती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इससे कारगर उपाय अपनाती है या अपना सकती है? तो घाटा में अगर कटौती करना हो ना भारत सरकार को, तो अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि करेगी तो घाटा कम जाएगा, अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि करेगी तो ये शायद सही ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में प्रतिगामी होती है और प्रभाव सभी आय वर्ग पर समान रूप से पड़ता है। नहीं, ये तो कुछ और बातें हैं। इसका जो मेन सही जो आंसर होगा, अगर भारत सरकार को कटौती करना हो अपने घाटे में, तो प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करना होगा। प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करना होगा, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री करनी होगी, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, और सरकारी व्यय में कटौती करनी पड़ेगी। सरकार अपने व्यय में कटौती कर ले, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री कर दे तो पैसा आ जाएगा, और प्रत्यक्ष कर में अगर वृद्धि कर दे, जो कि सिर्फ भारत सरकार को मतलब आ जाएंगे या फिर सरकार को आएंगे, तो वो 2, 3, 4 जो है इसका आंसर सही है। अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि सही नहीं होगा। नेक्स्ट, क्यों नहीं होगा इसका जवाब देने का मन है, लेकिन करेक्टली कॉन्फिडेंसली पता नहीं है मुझे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी। अब देखिए नेक्स्ट 40 नंबर क्या है, फिर इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मैं देख के बता देता हूँ। 40 नंबर में लिखा हुआ है, मांग की लोचशीलता को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो मांग की लोचशीलता को कौन प्रभावित करता है? मांग की लोचशीलता को स्थानापन्न वस्तुएं भी प्रभावित करती है, वस्तु की प्रकृति भी प्रभावित करती है, और आदतों की प्रकृति भी प्रभावित करती है। तो तीनों प्रभावित करती है, इसलिए विकल्प डी है। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ इस पर। अगर मान लीजिए मुझे कॉफ़ी पीने की आदत थी, लेकिन मैं अब चाय पे आ गया हूँ, तो वो मांग की प्रकृति, कॉफ़ी की जो मांग की लोचशीलता प्रभावित हो जाएगी। वस्तु की प्रकृति, मान लीजिए कॉफ़ी कोई बना करके अच्छा दे रहा था, अब वो कॉफ़ी बना के अच्छा नहीं दे रहा है, चाय अच्छा उससे मिल रहा है, तो वो प्रभावित हो जाएगा उसका मांग। स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे कि अगर कॉफ़ी मैं पी रहा हूँ, लेकिन कॉफ़ी की जगह ही वो कोई ब्लैक कॉफ़ी अच्छा बन रहा है, या फिर उससे कम दाम में मिल जा रहा है, कॉफ़ी पी रहा हूँ 10 रुपये का, ब्लैक कॉफ़ी 8 रुपये मिल जा रहा है, तो फिर वो भी प्रभावित हो जाएगा। लोग सोचेंगे अरे इससे अच्छा टेस्टी है। तो स्थानापन्न का मतलब रिप्लेस करने वाली वस्तुएं। तीनों सही है इसके इस तरह से। 41, निम्नलिखित में कौन सी पूंजी खाते के अवयव हैं? तो 2 तरह के खाते होते हैं, चालू खाते और पूंजी खाते, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें से कौन कौन से पूंजी खाते का अवयव हैं? तो विदेशी निवेश जो है पूंजी खाते का अवयव है। अवयव का मतलब किस में रिकॉर्ड होता है, तो पूंजी खाते में विदेशी निवेश रिकॉर्ड होता है। दूसरा लिखा हुआ है हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान का मतलब जो किसी को ट्रांसफ़र किया गया हो, तो वो पूंजी खाता में नहीं आता है, जबकि ऋण जो होता है वो पूंजी खाते में आता है। तो 1 और 3 जो है वो पूंजी खाते का अवयव है, यानी कि पूंजी खाते में रिकॉर्ड होता है, जबकि हस्तांतरण का भुगतान करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है ये। तो इसलिए 1 और 3 विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42, व्यापार संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, व्यापार संतुलन वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात के मध्य अंतर को दर्शाता है। तो ये कथन गलत है। कैसे गलत हो गया? देखिए क्या लिखा हुआ था, व्यापार संतुलन वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात को मध्य अंतर दर्शाता। नहीं, व्यापार संतुलन में सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात का अंतर समझ में आता है, सेवा का नहीं। दूसरा लिखा हुआ है, यह एक संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि यह केवल चालू खाते का भाग होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये सिर्फ चालू खाते का भाग होता है और संकीर्ण अवधारणा है। तो विकल्प 2 है जो सही हो गया। 43 में लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था में तरलता जाल शब्द से क्या अभिप्राय है?
तो अर्थव्यवस्था में निम्न ब्याज दर की उपस्थिति, तरलता जाल से अभिप्राय यही है कि निम्न ब्याज दर की उपस्थिति। विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। कैसे लिखा हुआ, आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की आकांक्षा करते हैं, इसके कारण बॉन्डों के मूल्य गिर जाते हैं। तो तरलता जाल यही है कि निम्न ब्याज दर की उपस्थिति होना ही एक तरीके से तरलता जाल पैदा करता है। और लोग सोचते हैं कि जो जिसको खरीदना होता है भविष्य में, वो सोचते हैं कि अरे ब्याज दर तो और गिरेगी, तो क्या करेंगे, एक तरीके से बॉन्ड के मूल्य भी गिर जाते हैं, मतलब खरीदते ही नहीं है लोग, तो गिरेगा ही मूल्य। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन के कारक हैं? तो उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं उत्पादन के कारक, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो अगर NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, अगर फैक्टर कॉस्ट पर निकल रहा है तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या मैंने बोला कि फैक्टर कॉस्ट पे अगर नेट नेशनल इनकम की राष्ट्रीय निवल आय देखा जा रहा है फैक्टर कॉस्ट पर, यानी भूमि, श्रम और पूंजी उद्यमी पर, तो वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो इसका विकल्प तो वैसे डी हो गया, क्योंकि यही उत्पादन के कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। हम नेक्स्ट देखते हैं 45, अर्थव्यवस्था में, फिर से मिसप्रिंट है, अर्थव्यवस्था में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से क्या तात्पर्य है? तो ये लिखा हुआ है, आप मैनेज कर लीजिएगा, आपके पास टेस्ट से जगह है। तो अर्थव्यवस्था में आवश्यकता के दोहरे संयोग से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी स्थिति जहां दो आर्थिक एजेंटों के पास एक दूसरे के आधिक्य उत्पादन के लिए पूरक मांग हो। फिर से बोल देता हूं, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अर्थव्यवस्था में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से क्या तात्पर्य है? ऐसी स्थिति जहां दो आर्थिक एजेंटों के पास एक दूसरे के आधिक्य उत्पादन के लिए पूरक मांग हो। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मतलब कहने का मतलब है कि कोई अगर रिफिल का उत्पादन कर रहा है और कोई पेन का उत्पादन कर रहा है, तो एक दूसरे का पूरक मांग है उसके लिए। अगर एक का मांग बढ़ता है तो दूसरे का भी मांग बढ़ जाएगा, तो उसी को पूरक बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला लिखा हुआ है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण प्राप्त करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हमने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि बैंक दर की परिभाषा RBI एक्ट 1934 की धारा शायद 44 में लिखा हुआ है, और उसमें इसका मतलब ये होता है कि बैंक दर वह दर होती है जिससे वाणिज्यिक बैंक दीर्घकालीन लोन लेती है RBI से अपने CRR या फिर अनारक्षित चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो विकल्प ए तो सही है। अच्छा, दूसरा लिखा हुआ है, खुले बाजार की प्रक्रियाओं का संबंध सरकार द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय से है। तो सरकार द्वारा थोड़ी खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करता है, RBI करता है, ना कि सरकार करता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। तो विकल्प ए जो है यही सही होगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से कौन से RBI के मात्रात्मक प्रतिबंध उपकरण के अंतर्गत आते हैं? तो दो तरह के प्रतिबंध लगाता है, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब ये होता है कि धन का प्रवाह को नियंत्रित करने वाला काम करना RBI के द्वारा, धन के प्रवाह को जब चाहे तो बढ़ा दे, जब चाहे तो कम कर दे, तो इसी को बोलते हैं मात्रात्मक प्रतिबंध। तो बैंक दर जो है ये मात्रात्मक प्रतिबंध का उपकरण है RBI के द्वारा। और खुले बाजार की प्रक्रियाएं हैं, अभी हमने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसमें से RBI क्या करती है, सिक्योरिटीज़ की क्रय विक्रय करती है। और नेक्स्ट जो है सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR को बढ़ाना घटाना, इससे भी मात्रात्मक प्रतिबंध लगता है। जबकि सीमांत आवश्यकताएं जो है ये गुणात्मक उपकरण है एक तरह का। तो इसलिए 1, 2, 3 विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। 48, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है? तो अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय का अनुपात, जो एडिशनल कंज्यूम करते हैं और एडिशनल जो आय होता है, इन दोनों के बीच का जो अनुपात है, रेशियो है, उसी को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 49, सकल प्राथमिक घाटा समतुल्य होता है। तो राजकोषीय घाटा से अगर ब्याज अदायगी हम घटा देते हैं तो सकल प्राथमिक घाटा होता है। आपसे एक क्वेश्चन है, भारत का भी प्राथमिक घाटा कितना है? तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपने बजट वाला पार्ट थोड़ा सा देखा है तो। फिर से बोल देता हूँ, राजकोषीय घाटा से अगर ब्याज जितना देना है सरकार को वो अगर माइनस कर दें तो राजकोषीय ये सकल प्राथमिक घाटा आ जाता है वो। नेक्स्ट, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन मेनार्ड किन्स। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक। तो ध्यान रखना है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन मैं जाते जाते छोड़ जाता हूँ कि ये जॉन मेनार्ड किन्स ने और कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। इनकी 3 पुस्तक पर क्वेश्चन बार बार बनता है, तो आप थोड़ा सा देखिए। 1936 में वैसे ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 2 पुस्तक और कोई है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।
थैंक यू।